सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। भारत की बात करते हैं, जहां इस वक्त पंजाब के सिख किसान मोदी जैसे शैतान के जुल्म के आगे चट्टान बनकर खड़े हो गए हैं। मोदी सरकार किसानों का माशी कत्ल करने पर तुली हुई है। आपको पता है मोदी को पंजाब में जो इबरतनाक शिकस्त हुई है ना नाजरीन, जिसको वो शायद अब तक भूल नहीं सका, और यही वजह है कि अब वो अपनी हार का बदला पंजाब के सिख किसानों का माशी कत्ल करके लेना चाहते हैं। मोदी इस बात को फरामोश कर रहा है कि ये किसान खेत में मेहनत करते हैं, खून पसीना बहाते हैं, फसलें उगाते हैं और इन्हीं की वजह से भारतीय खाना खाते हैं। यही पंजाब के किसान हैं जिनको मोदी साइडलाइन करना चाहता है। ये किसान ही तो हैं जिनकी वजह से खेत हरे भरे रहते हैं। ये पंजाब के किसान ही हैं जो आवाम को भूख और अफलास से बचाते हैं। लेकिन मोदी की घटिया और गिरी हुई सोच यही है कि किसी तरीके से ताकत के बलबूते पर पंजाब के किसानों की तहरीक को दबा दिया जाए। पाकिस्तान के मशहूर गुलकार हैं जवाद अहमद साहब, उन्होंने किसाना के नाम से गाना बनाया और ये जो गाना है जो उन्होंने बनाया पूरी दुनिया के किसानों के नाम किया। इस गाने में एक वाज़ेह पैगाम दिया गया है कि वज़ीर आज़म हो या फिर सदर, चाहे कितना भी बड़े ओहदे पर क्यों ना हो, किसानों से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि सब तबके इस किसान का उगाया हुआ ही खाते हैं। ये मेहनत करते हैं और आप लोग खाते हैं। अब ऐसे में ये किसान ही है जो दर हकीकत छोटा नहीं है, बल्कि ये असल सरकार है। ये जो किसान है ये असल सरकार है। अगर किसान, ज़रा सोचिए, अगर ये किसान अनाज उगाना बंद कर दें तो क्या सब लोग भूखे नहीं मर जाएंगे? कहाँ से खाएंगे आप लोग? लेकिन ये बात, ये जो हट दरम मोदी है, इसको समझ नहीं आती है। ये जो मोदी की नाम निहाद सबसे बड़ी सो कॉल्ड जमहूरी रियासत है, इसमें किसान दुश्मन पॉलिसीज़ ने, हम कह सकते हैं कि जो बगावत की फ़ज़ा है वो बना दी है। और ये जुनूनी शख्स, ये साइको शख्स, ये पागल शख्स, ये गिरा हुआ शख्स, ये घटिया शख्स अपनी गलती की इस्लाह करने की बजाय, गलती को दुरुस्त करने की बजाय मज़ीद ज़िद पकड़ रहा है, जमहूरियत की जंजीर को तोड़ कर कसाब बन गया। और मुझे यकीन है कि मोदी आज का कसाब नहीं है, बल्कि ये तो पैदाइशी कसाब है। अच्छा, लोग अक्सर छोटे बच्चों से पूछते हैं कि बड़े होकर क्या बनोगे? आपसे भी सब पूछते होंगे, हमसे भी पूछते होंगे। ज़्यादातर लोगों का जवाब है तो डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा। वैसे ज़्यादातर बच्चे कहते हैं बड़ा को डॉक्टर बनूंगा। ये उसकी ज़्यादा ख्वाहिश नहीं होती, वालिदैन की ज़्यादा ख्वाहिश होती है। फिर बड़े को जो बनना होता है बन जाता है। अब ठीक इसी तरह ये जो नरेंद्र मोदी है, जब ये छोटा था तो इससे भी पूछा जाता होगा कि बड़े होकर क्या बनोगे, तो मेरे ख्याल से कि जवाब में ये नहीं कहता होगा कि मैं डॉक्टर बनूंगा या इंजीनियर बनूंगा, उस्ताद बनूंगा, वकील बनूंगा, पायलट बनूंगा। ये लोगों को कहता होगा मैं बड़े होकर दहशतगर्द बनूंगा, मुसलमानों अक़लियतों के खून से होली खेलूंगा, और मैं बड़े होकर कसाई बनना चाहता हूँ, कसाब बनना चाहता हूँ। और इसने इंसानी जानों का कसाब बनकर दिखाया। डूब मरने का मुकाम है इसके लिए। साबित किया इसने कि दुनिया का बदतरीन इंसान है, बल्कि मेरे ख्याल से इंसान कहना इंसानियत की तौहीन होगी। ये हैवान है। वैसे हैवान भी शर्मिंदा होते होंगे कि हमें किस घटिया के साथ मिला दिए। घटिया शख्स भी नहीं मैं कह पा रही, घटिया इंसान भी नहीं कह पा रही, घटिया बंदा भी नहीं कह पा रही, इस घटिया चीज़ के साथ मिला दिया। हैवान भी परेशान होते होंगे क्योंकि शख्स, बंदा, इंसान, इसके लिए मैं क्या लफ्ज़ बोल रहा हूँ मुझे बताएं नाज़रीन। मोदी जो आज इंडिया को, हिंदुस्तान को दुनिया के सामने बाकायदा तमस्कर का निशाना बना रहा है, मजाक बना रहा है, आज दुनिया देख रही है, बल्कि जान चुकी है कि मोदी की सोच हिटलर वाली है। अगर आप पूछे ना कि इस दौर का हिटलर कौन है, तो नरेंद्र मोदी। और क्या होगा हिटलर अगर ये नहीं होगा तो? ये एक जालिम हुक्मरान है। आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की एक बात बिल्कुल दुरुस्त साबित हो गई है कि मोदी आरएसएस से मिलकर पूरे भारत में किस तरह से ये सारा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, दहशतगर्दी कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं। और मोदी की ये जितनी भी हरकत है ना, अब ये बुकलाहट में बदल रही हैं। वो स्टेज आ गई कि कन्फ्यूजन में बुकलाहट में बदल रही हैं। और मैं अक्सर कहती हूँ जब आप कन्फ्यूज़ होते हैं, आप ब्लंडर पे ब्लंडर करते हैं, गलतियों पे गलतियाँ करते हैं, अपना जो खुदा हुआ गड़ा होता है उसमें खुद ही जा गिरते हैं और सारी कहानी खुद ही ख़त्म कर देते हैं। और आपका अपने से बड़ा दुश्मन कोई नहीं होता, जैसे कि नरेंद्र मोदी का उससे बड़ा दुश्मन कोई नहीं, और भारत का नरेंद्र मोदी से बड़ा दुश्मन कोई नहीं है। अब मोदी अंदर से ये सोच कर बाकायदा खोखला होता जा रहा है कि इसको एक तरफ कश्मीर में आज़ादी की तहरीक का सामने है, जिसको वो लाखों कोशिशों के बाद भी दबाने में कामयाब नहीं हो सका। लाखों की तादाद में वहाँ पे फ़ौज है, सेना है इनकी, भारतीय सेना। लेकिन क्या हुआ कि कश्मीरियों के हौसले को कम कर सके, उनके जज्बे को दबा सके, उनकी जिद्दोजहद को दबा सके? बिल्कुल भी नहीं, हो ही नहीं सकता, नामुमकिन सी बात है, इम्पॉसिबल।
अब मजलूम कश्मीरी अब भी आपको पता है कि अपने हक के लिए इस शैतान के आगे डट कर खड़े और खड़े रहेंगे, याद रखिएगा, झुकेंगे नहीं उनके हौसले, याद रखिएगा। और अब पंजाबी भी इसका मुकाबला करने पर निकल पड़े हैं। जो पंजाबी हैं उनका भी हौसला कश्मीरियों से कम तो नहीं है और वो डटे रहेंगे इसके सामने। जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, इसके सामने सब लोग डट के खड़े हो गए, ये इसकी औकात, कोई इससे डरता नहीं है। और मोदी को पंजाब के सिख किसानों से इंतखाबात में शिकस्त का या हार का भी बदला लेना है, आपको पता है। और इसकी अना को बुरे तरीके से ठेस पहुंची है, क्योंकि पंजाब के मैदानों में पंजाब के सिख किसानों ने मोदी को सियासत में बाकायदा नॉकआउट कर दिया। मैं अक्सर कहती हूँ कॉर्नर करना, खुडे लाइन लगाना, वो कर दिया, मुस्तरद कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, पिट गया ये वहाँ पे। और ये बता दिया उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में, प्रैक्टिकली, ज़बानी कलामी नहीं, प्रैक्टिकली अमली तौर पे, कि पंजाब के सिख किसान मोदी की दादागिरी से डरने वाले नहीं हैं। और मोदी की जो जाबदाराना पॉलिसीज़ हैं, इनकी वजह से पंजाब की सिख बिरादरी ने इसको रिजेक्ट कर दिया। अगर मोदी होश के नाखून लेता तो अक़लियतों के जज्बात के साथ ना खेलता तो आज पंजाब के सिख किसान इसको सर आंखों पे ना बिठाते। लेकिन मोदी तो इतना गिरा हुआ है, इतना घटिया है कि कभी भी उठ नहीं सकता। ये ज़िल्लत के घड़े में मुसलसल गिरता चला जा रहा है। और बात सिर्फ यहाँ तक ख़त्म नहीं होती। मोदी को सिर्फ इस बात का गम है कि पंजाब के सिख किसानों ने इसको सियासत के मैदान से उठाकर बाहर फेंक दिया, बल्कि मोदी को अब ये बात भी अच्छे से मालूम होगी कि खालिस्तान की तहरीक भी अब कह सकते हैं कि मुनज़्ज़म तौर पर चल पड़ी है, जो मोदी सरकार के जुल्म को छेड़ते हुए पंजाब को बाकायदा इसको चीरते हुए खालिस्तान बनाकर ही दम लेगी। याद रखिएगा, पंजाब के सिख किसान कई दिनों से सड़कों पर हैं और मोदी के जुल्म के आगे झुकने को तैयार नहीं है, और मोदी इसी वजह से उन पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रहा है। याद रखिएगा, जालिम हमेशा कमज़ोर होता है। मैं अक्सर प्रोग्राम में कहती हूँ कि कोई बहादुर शख्स जालिम नहीं होता। जालिम हमेशा वो होगा जो अंदर से खोखला होगा, अंदर से कमज़ोर होगा, यहाँ से भी खाली होगा, यहाँ से भी खाली होगा, वही जालिम होगा। कभी भी पूरा एतमाद शख्स आपको जालिम नज़र नहीं आएगा। जालिम हमेशा डरपोक होगा, बुखलाहट का शिकार होगा और खोखला होगा। और पंजाब के सिख किसानों का मुतालबा है कि ज़राअत के शोबे को मोदी अपनों के हवाले ना करे, बिल्कुल सही मुतालबा है। और पंजाब के सिख किसानों को उनकी मेहनत की उजरत मिले, तो क्या गलत उन्होंने डिमांड कर दी इससे। लेकिन जो दरिंदा नुमा ये हैवान है, ये ऐसा करने को तैयार नहीं है, बल्कि उल्टा क्या क्या हरबे आजमा रहा है। ये ज़रा क्लिप देखिए। ये जो मोदी है ना, इसने हर तरफ अपने पालतू रखे हैं। पालतू का मतलब समझते हैं, मैं कुछ और भी कह सकती हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से मुझे नहीं कहना चाहिए, पालतू ही काफ़ी है। जिनको ये क्या करते हैं कि कागज़ के टुकड़ों के बदले ख़रीद लेते हैं, और वो पालतू कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, कुछ भी सोचे समझे बगैर कि हम जो कर रहे हैं वो कितनी गिरी हुई हरकत है। वो एथिक्स को, मॉरल वैल्यूज़ को भूल जाते हैं, चूँकि पालतू होते हैं। और पालतू का तो काम ही जो होता है आपको पता है। अब मोदी के जो पालतू हैं, ये आरएसएस की शक्ल में भी आपको नजर आएंगे। मोदी के पालतू उसकी अपनी जमात में तो आपको कूट कूट के भरे हुए नजर आएंगे, हर जगह नजर आएंगे। और मोदी के पालतू भारतीय मीडिया पर भी पाए जाते हैं, अर्नब गोस्वामी की शक्ल में आपको नजर आते हैं, सुनाई देते हैं, दिखाई देते हैं। अर्नब मोदी का आप समझ ले पालतू भी नहीं, बल्कि वो चमचा है जो इसके हर गलत फैसले पर कहते हैं कि बहुत खूब मोदी जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, क्योंकि आपने कहा मैं तो आपके साथ हूँ, बस मेरी कीमत और मेरा दाम बढ़ाते जाना, जितना जितना मेरा दाम बढ़ाते जाओगे मैं उतना ही आपके साथ हूँ। ये है इनकी औकात, नरेंद्र मोदी की, अर्नब गोस्वामी की, इनके भारतीय गोदी मीडिया की। तो ये है इसके पालतू की हकीकत, जो किसानों को दहशतगर्द बताता है, बेचारे किसानों को दहशतगर्द बताता है। और कभी कहता है कि ये सब जो है ना पाकिस्तान करवा रहा है। मोदी का जो सही चमचा है, जो मोदी की जी हुजूरी में नंबर 1 है, वो ये अर्नब गोस्वामी है। अच्छा, चमचे के बारे में मैंने बड़ी एक अच्छी बात कहीं पढ़ी कि चमचा जो है वो जिस प्लेट में, जिस बर्तन में होता है ना, उस बर्तन को खाली कर देता है। चमचा जिस बर्तन में होता है उस बर्तन को खाली कर देता है। लेकिन मोदी का तो दिमाग पहले से ही खाली है। अर्नब जैसे पालतू अपनी चमचागिरी से इसकी हुकूमत को क्या नुकसान पहुंचाएंगे। और जो मोदी नुमा दरिंदा है, हैवान है, ये तो खुद अपनी हुकूमत के लिए सबसे बड़ा ख़तरा है, जो पाँव पर कुल्हाड़ी नहीं बल्कि कुल्हाड़ी पर पाँव मार देता है। और इसने पंजाब के सिख किसानों के सब्र की जो कुल्हाड़ी पर पाँव दे मारा है, और अब पंजाब के सिख किसानों का सब्र जवाब दे चुके हैं, और अब ये सड़कों पर आकर मोदी से हिसाब मांग रहे हैं, और मोदी उनकी जानों से खेल रहे हैं। अब ये आपने देखा कि इसके जो लोग हैं, जो सरेआम कह रहे हैं कि मुजाहिरीन पे गोली चलाओ, उनको मार दो, ये जुल्म पूरी दुनिया देख रही है। एक तरफ मोदी किसानों को मार रहा है, और दूसरी तरफ मोदी सरकार और भारत का जो गोदी लिया हुआ मीडिया है, वो किसानों के कत्ल का जिम्मेदार भी किसानों को ही करार दे रहे हैं। कहा आपने नाजरीन, ये पंजाब के सिख किसान की लाश है, और उसके कातिल मोदी
और उसकी सरकार। अब इसका सिर्फ यही कसूर था कि वो अपना जायज़ हक अपनी सरकार से मांग रहा था, लेकिन मोदी के जो पालतू हैं उन्होंने इसको मौत की नींद सुला दी और इसके मुंह पर गोली चलाई जो उसके आर पार हो गई। और मोदी सरकार, उसका झूठा गोदी मीडिया ये तासुर देने की कोशिश कर रहा है कि इसकी मौत ट्रैक्टर के उलटने की वजह से हुई है, जबकि साफ नज़र आ रहा है कि इस मजलूम पंजाब के सिख किसान को कितनी बेदर्दी के साथ मारा गया। देखिए इसको किस तरह मारा गया बेदर्दी के साथ। और इस पंजाबी सिख किसान का खून यकीनी तौर पे मोदी के सर पर है और मोदी को पंजाब सिख किसानों के खून और उनके आंसू हिसाब देना होगा। मोदी के जो आरएसएस के पालतू हैं ये किस तरह से पंजाबी सिख किसानों की राह में रुकावट डाल रहे हैं। ये एक किसान रहनुमा का क्लिप होगा टीम हमारे पास, ज़रा नाज़रीन के साथ शेयर कीजिएगा, चलाइएगा। देख लें आप नाज़रीन कि किस तरह पंजाब के सिख किसानों के रहनुमा रोते हुए बेचारे बता रहे हैं कि उनके ऊपर जो मुजाहिरीन हैं इन पर किस तरह जुल्म किया जा रहा है और मोदी इनको मारने पर तुला हुआ है। हालांकि ये लोग बेचारे पुरअमन मुजाहिरा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मोदी इन पर जुल्म कर रहे हैं, इनको मारने पर तुला हुआ है, इनकी जान का दुश्मन बन के। और भारत के जिस जिस इलाके में एहतजाज हो रहा है वहाँ पर बीजेपी के लोग वहाँ पर आपको नज़र आएंगे। और ये लोग क्या कर रहे हैं, पंजाब के सिख किसानों के खून से होली खेलना चाहते हैं। वो गुजरात का कसाब, वो कश्मीर का कसाब, न जाने अब क्या क्या करवाना चाह रहा है भारत के अंदर। शर्म करो, उनके खून से तुम होली खेलना चाहते हो। घटिया गिरे हुए शख्स जिनका तुम खाते हो, जो तुम्हारे लिए मेहनत करते हैं, जो अगर ना हो तो तुम खा ना सको, जो अगर काम करना छोड़ दे तो तुम एक दूसरे को नोच खाओ। कितनी अफसोस की बात है कि भारतीय पुलिस भी मोदी का मोहरा बनी हुई है। बीजेपी और ये आरएसएस के जो गुंडे इनका साथ दिया जा रहा है। मैं कहती हूँ ऐसी बेहिस और घटिया भारतीय पुलिस को भी शर्म से डूब मरना चाहिए, जो ज़मीन का सीना चीरकर उनके लिए अनाज उगाते हैं। ये उन्हीं की जान लेने के दर पे हैं। अच्छा ज़रा ये भी देख लें कि भारत किनको सबक सिखाना चाहते हैं। धरने पे बैठे उन किसानों को देखकर आप ये खुद फैसला करें। ज़रा देखें ज़रा इन बेचारों को। आज मैं खराज अकीदत पेश करती हूँ इन बहादुर किसानों को, जिन्हें ना दिन की परवाह है ना रात की परवाह है। मौसम की जो सख्तियाँ हैं, मौसम की सख्तियाँ इनके इरादे तोड़ने में कामयाब नहीं हो सकी। इतनी सख्त सर्दी है, खुली फ़ज़ा, और इसमें भी इतनी हिम्मत की तस्वीर बने भारतीय पंजाब के किसान। क्या इनको सैल्यूट पेश नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन जिन्होंने शर्म बेच खाई हो, जिनके दिमाग में जो इंतहा पसंदी है या शर समाया हो, वो भला ऐसा क्यों करेंगे? वो इनको सैल्यूट क्यों पेश करेंगे? आप खुद इन बूढ़े किसानों को देखें, इनकी उम्रें देखें, वहाँ मौसम की सख्ती देखें। सफ़ेद दाढ़ियों वाले लोग हैं, बुजुर्गी की निशानियाँ हैं और अज़्म व हिम्मत की बाकायदा तस्वीरें हैं। ये लोग आपको दहशतगर्द नज़र आते हैं? क्या इनको देख के आपको लगता है कि बेचारे दहशतगर्द हैं? लेकिन ये जो बेशरम मोदी सरकार है इन्हें दहशतगर्द करार दे रही है। इन पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि ये लोग पाकिस्तानी एजेंट है, खालिस्तानी एजेंट है। घटिया शख्स, बेहिस इंसान, तुम्हें तो इन किसानों के पाँव धो धो कर पीने चाहिए जो तुम्हारे मुल्क को पाल रहे हैं। तुम किस कदर घटिया शख्स हो नरेंद्र मोदी। और तुम घटियापन में मेरे ख्याल से पीएचडी की हुई है तुमने। सरदार बनकर घटियापन के तुम इनको जलील करने पर तुले हुए हो। ज़रा इस्लाहात का ढोंग रचाकर इनको अपने सनतकार दोस्त की गुलामी में देना चाहते हो। इनका जुर्म ये है कि बहादुर तुम्हारे इन नापाक इरादों के आगे डट गए, अपना और अपने बच्चों का मुस्तकबिल महफूज बनाना चाहते हैं। जायज़ मुतालिबात लेके तुम्हारे आगे डट गए हैं और इन्हें तुम्हारे जो नापाक इरादे हैं उनसे बचाना चाहते हैं अपने बच्चों को, उनके मुस्तकबिल को। ये इनका कसूर है। और जो तुम जुल्म कर सकते हो वो तो तुम करने के लिए हर वक्त तैयार हो। तुम तो इनकी जान के दुश्मन भी बन गए हो। और ये जो बहादुर किसान हैं, मैं आज बता रही हूँ कि ये हार नहीं मानेंगे। इनके हौसले कम नहीं हो सकते, जैसे कश्मीरियों के हौसले आज तक कम नहीं हुए। कितनी गोलियां चलाई तुमने कश्मीरियों पे, 69 कश्मीरियों पे, कितने लोग वहाँ शहीद हुए, लेकिन हौसले कम कर सके? नहीं कर सके। नहीं खरीद सकते तुम कश्मीरियों के दिल को, इसी तरह इनको भी नहीं खरीद सकते। मेरे ख्याल से नरेंद्र मोदी को, ये बीजेपी की गवर्नमेंट को धूल चटा कर ही छोड़ेंगे। ये मेरे ख्याल से जुल्म भी आजमाते रहे, लेकिन ये अपना सब्र आजमाएंगे और हिम्मत दिखाएंगे। इनके हौसले कितने बुलंद हैं ये ज़रा देखिए, आपको यहाँ से अंदाज़ा हो जाएगा। क्लिप देखिएगा। देखा आपने, ये नरेंद्र मोदी घटिया शख्स और कर भी क्या सकता है घटिया हरकतों के अलावा। इन किसानों पर पानी बंद कर दिया, बिजली काट दी, मुख्तलिफ तरीक़ों से बाकायदा इन्हें डराया जा रहा है, इन्हें कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है, इनके हौसले को पस्त करने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरह इनका हौसला, इनका जज्बा कम हो जाए और ये पीछे हट जाएँ, हार मान लें। लेकिन ये हिम्मत की तस्वीर बने हुए हैं। ये हार नहीं मानने वाले, इन्होंने हार मानना सीखी ही नहीं है।
ये तो इतने मेहनत करने वाले लोग हैं, इनको क्या पता हार क्या होती है। ये जो कहते हैं ये वही करते हैं। इन्होंने लाल किले तक पहुंचने का चैलेंज किया था, पहुंच के दिखाया ना, बल्कि वहां अपना झंडा भी लहराया। इसलिए मोदी सरकार इन पे जितना मर्जी जुल्म कर ले, ये पीछे नहीं हटने वाले, ये पीछे हटने वाले। इस बात का भारतीय हुकूमत को भी बड़ी अच्छी तरह से अंदाज़ा है। इसीलिए मुझे लगता है कि मोदी जैसा ये जो घटिया इंसान है, अगेन आई वुड से कि इंसान कहना भी इंसान की तौहीन है, ये मोदी जैसा घटिया हैवान है, बल्कि हैवान भी कहेगा मेरी तौहीन है। अब बोले इसको क्या कहें, ये मोदी जैसी घटिया जो चीज़ है, ये अब साजिशों का सहारा लेने की कोशिश कर रही है। भारतीय मीडिया के क्लिप होगा, टीम ज़रा चलाइएगा। अच्छा नाज़रीन, आपने सुना इस्राएली सिफारत खाना और दिल्ली के इंतहाई सिक्योरिटी वाले इलाके में वाक़ है। अब वहाँ पे धमाका होना ख़तरे की घंटी है। मुझे तो बल्कि यहाँ तक शुबा है, यहाँ तक शक है कि अब ये जो साजिशी मोदी है, घटिया हैवान मोदी, ये दहशत गर्दी का शोर मचाएगा और इल्ज़ाम हमेशा की तरह किस पे लगाएगा, हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान पर। इल्ज़ाम जिसको कभी साबित नहीं कर पाएगा। ये सिर्फ इल्ज़ाम लगाता है, साबित नहीं कर पाता, क्योंकि झूठ बोलते हैं। और किसानों के धरने में दहशत गर्दों की मौजूदगी का ड्रामा भी हो सकता है, और ऐसा करके बेसिकली पंजाब के उन किसानों को दबाव में लाने की चाल चलेगा, ताकि इस धरने को किसी तरह से समेटा जा सके और अपने सर पर ये जो आई बला है इसको किसी तरह साजिशों के ज़रिए ही, झूठ के ज़रिए ही टाला जा सके। लेकिन जैसे इनकी लाल किले की तरफ किसानों की जो पेशकदमी रोकने की चाल है वो नाकाम हो गई है। मुझे पूरा यकीन है कि अपने इत्तेहाद की वजह से, अपने इरादे की मजबूती की वजह से, अपनी नीयत की वजह से, अपने जज्बे की वजह से पंजाब के जो बहादुर बेटे हैं इस चाल को भी नाकाम बना देंगे। और ये जो मोदी का ये जो आप कहने के धड़न तख्ता है ना, इसकी वजह ये भारतीय किसानों का धरना बनेगा। याद रखिएगा, क्योंकि साजिशों और चालों से ये चिराग अब बुझाया नहीं जा सकता, क्योंकि अब ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, मुल्क में महंगाई दिन ब दिन हम देख रहे हैं कि बढ़ती जा रही है। सरकारी मुलाजिमिन की तनख्वाहों में इजाफा ना होना, फिर टैक्स में इजाफा, बिजली की कीमत में इजाफा और पेट्रोल की कीमत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। क्या हुकूमत गरीब की जो हालत है हम कह सकते हैं कि उससे बेखबर है, या फिर ये फैसले अवाम की बेहतरी के लिए हम कह सकते हैं कि किए जा रहे हैं? और दूसरी जानिब अगर देखें तो नैब को FBI की जानिब से जो टैक्स नोटिस जारी हुआ है, इस नोटिस की यकीनी तौर पे अहमियत है। क्या अहमियत है? और नैब खुद ही टैक्स देना भूल गया और अपने मुल्क के इदारे को पैसे देने के बजाय गैर मुल्की इदारे को पैसे दे डाले। इस पूरी सूरत हाल पर बात करने के लिए मेरे साथ दो मोअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, माहिर माशियात मुज़म्मिल असलम साहब, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए मुज़म्मिल साहब। और साबिक सदर टैक्स बार एसोसिएशन अब्दुल कादिर मेमन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया मेमन साहब ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। सबसे पहले मैं मेमन साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। ये जो नैब को FBR की जानिब से नोटिस जारी किया गया है, क्या इसमें नैब की गफलत है कि अपने मुल्क को टैक्स देने की बजाय जो पूरी पेमेंट है वहाँ कर दी कि क्या अब ये जो पैसे हैं ये सरकारी फंड से दिए जाएंगे, या ये जो जुर्माना है ये हम कह सकते हैं कि नैब अफसरान पर होगा? देखिए, बेसिकली ये सारा कुछ सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने आज मदऊ किया मुझे। इसमें देखें, ये एक विदहोल्डिंग एजेंट होता है, उसकी जो उसकी ड्यूटी में ये शामिल है कि जब भी वो किसी किस्म की भी पेमेंट अगर वो करता है, चाहे रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो, तो वो उसमें जो प्रिस्क्राइब रेट ऑफ टैक्स जो है उस पे उसको टैक्स काटना जरूरी है। अच्छा, अब मोस्ट ऑफ द केसेस में मुझे नहीं पता कि इस केस में नेब के साथ इनका क्या एग्रीमेंट हुआ था। अगर नेब के साथ इनका ये एग्रीमेंट हुआ था कि जी ये टैक्स की लायबिलिटी भी ये खुद एब्जॉर्ब करेगी अगर नेब, तो फिर नेब को जो है वो 15% जो कंसल्टेंसी इनकम जो नॉन रेजिडेंट पे टैक्स कटना चाहिए था उस पे जो है वो जरूर नेब को भरना पड़ेगा। और इसकी जो डेट ऑफ जिस डेट को ये टैक्स जमा होना चाहिए था गवर्नमेंट ट्रेजरी में, उसका डिफॉल्ट सरचार्ज भी उसको पे करना होगा। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि ये जितने भी पेमेंट, इंटरनेशनल पेमेंट्स होती हैं, वो स्टेट बैंक के लॉ के मुताबिक, रेगुलेशन के मुताबिक होती हैं, और स्टेट बैंक उस वक्त तक कोई रेमिटेंस को अलाउ नहीं करता जब तक कि उसका लेजिटिमेट टैक्स जो है वो काट के गवर्नमेंट की ट्रेजरी में जमा ना हुआ हो। तो आई थिंक ये सारे फैक्ट्स को देखने की जरूरत है। अगर ये लायबिलिटी उस फॉरेनर की थी और ये टैक्स, ये जो पेमेंट जो थी वो इंक्लूडिंग जो है वो एक्सक्लूडिंग वो था, तो फिर मेरे ख्याल में इसमें लायबिलिटी जो है वो फॉरेन
उसकी आती है और उसको रिकवर करने के लिए आई डोंट नो उनकी एग्रीमेंट के अंदर क्या प्रोविजनिंग है, बट दिस टैक्स इज ड्यू एंड ईदर नेप शुड पे और द अदर पार्टी शुड पे। बेसिकली ये होता है, ये नाउ नेप इज असेसी इन डिफॉल्ट एंड दे हैव टू पे एक्चुअली। कि ये जो मुल्क में महंगाई का तूफ़ान है, अवाम इससे यकीनी तौर पे परेशान है, अवाम चाहती है कि महंगाई का तूफ़ान किसी तरह थम जाए। और आपने ही मेरे पिछले प्रोग्राम में, आपको याद होगा, आपने क्या कहा था कि हुकूमत को जो अवाम की इनकम है वो बढ़ानी होगी, तभी ये मामला सॉल्व होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन वज़ीर आज़म ने तो साफ कह दिया कि तनख्वाहें तो बढ़ नहीं सकती हैं। अब आप कैसे देखते हैं पूरी सिचुएशन को? अवाम का इसमें क्या कसूर है? देखें, बात यह है कि जो अवाम है ना, अवाम में जो एक कैटेगरी है जिनकी तनख्वाह 20,000 बल्कि मैं कहूँगा कि 30,000 से जो कम है, इस वक्त वो अपनी शायद जिंदगी के मुश्किल तरीन वक्त से गुजरेंगे। और मैं ये आपको बिल्कुल दिल से बात बता रहा हूँ, क्योंकि मैं जब ऑफिस जाता हूँ तो मुझे रोजाना एक शख्स रोजाना पकड़ता है, वो हमारी पार्किंग का है। वो ये कहता है कि ये जो तेल की कीमत है, ये जो घी की कीमतें, ये जो चीजें, मैंने कहा यार ये आ जाएंगी, वक्ती तौर पे ऊपर गई हैं। तो वो ये कहते हैं कि यार बात सुनो, अगर मुर्गी महंगी होगी ना तो मैं दाल खरीद सकता हूँ, दाल महंगी होगी ना तो मैं सब्जी खरीद सकता हूँ, लेकिन इन सारों के लिए मुझे तेल चाहिए, इन सारों के लिए मुझे घी चाहिए, बिल्कुल उसके बदले में पानी भी नहीं बना सकता। ठीक है ना? तो कुछ वो अब जो लोग शिकायत कर रहे हैं कि वो चीजें महंगी हो गई हैं जिसके बगैर आपका गुजारा ही नहीं हो सकता। जैसे मट्टी का तेल है, वो कहते हैं कि भाई हमें चूल्हा जलाने तो मट्टी का तेल चाहिए ही चाहिए। अगर किसी के घर गैस है, वो कहते हैं कि हमें गैस चलानी है तो गैस चाहिए, गैस के बगैर हम लकड़ी नहीं चला सकते। तो हुकूमत को जो एहसास नहीं हो रहा, वो ये नहीं हो रहा कि आम आदमी किस तरह जिंदगी गुजार रहा है। इस वक्त आम आदमी बहुत परेशान है और देखें चीजें ऊपर जाती नीचे भी आ जाती है। जैसे मैंने कल ट्वीट किया कि कराची में 100 रुपए के 3 किलो टमाटर मिल रहे हैं, कराची में 100 रुपए के जो है तकरीबन 3 किलो आलू मिल रहे हैं और प्याज भी 40 रुपए किलो। ये नीचे आ गई इनकी कीमतें। लेकिन इन 2 चीजों की कीमतें नीचे आती है, 6 चीजों की बढ़ रही है, जिसकी वजह से आवाम को जिसे कहते हैं कि रिलीफ या ब्रीथ मिल ही नहीं रहा। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आया और यही चीज जो है सरकारी मुलाजमीन जो मैं समझता हूँ 12 और 14 ग्रेड के, उनकी तनख्वाहें बहुत कम है। जैसे पुलिस वाले हैं, जो छोटे सिपाही होते हैं, हर आदमी इस वक्त परेशान है और उसकी सबसे बड़ी वजह ये खाने पीने की जो अशिया हैं उनमें होश रुबा इजाफा, सिर्फ इजाफा नहीं, होश रुबा इजाफा, ये प्रॉब्लम है। क्या वजह नजर आती है आपको इस इजाफे की मुजम्मिल साहब? लेकिन अवाम तो चीख रही है, चिल्ला रही कि ये महंगाई का जिन कब काबू में आएगा, और उधर हम देखते हैं तो ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर्स डिस्कस कर रहे होते हैं हुकूमती लोग कि जिसका पता नहीं सब कुछ बहुत बेहतर है, दूध शहद की नहरें बह रही हैं, अवाम को इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। वही बात आप कह रहे हैं कि अवाम तो कहेगी महंगाई बस किसी तरह कम कर दें। देखिए, मैं इसमें जो सबसे बुनियादी वजह समझता हूँ कि जो आज ये सिर्फ ये हुकूमत नहीं, माजी में भी जितनी हुकूमतें हैं, एक अंग्रेजी का वर्ड है सप्लाई शॉक्स। अगर कभी आपको पता लगता है जैसे सैलाब आ जाएगा, मवाद अगर खराब हो जाए तो सप्लाई शॉक। पूरी दुनिया में जैसे हर ममालिक, आपको अंदाजा नहीं है कि चीन जो है गोश्त हम खाते हैं उसके भी रिजर्व रखती है। हमारे मुल्क में किसी चीज की कोई प्लानिंग नहीं है कि अगर कल को सैलाब आ जाए, कुछ आ जाए, तो हमें कितनी फसल जो है साइड पे रखनी है ताकि कीमतें ना बढ़े। तो वो तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अच्छा, फिर मैंने आपके प्रोग्राम में, मुझे अच्छी तरह याद है, पिछली दफा भी बात की थी, महंगाई में अगर हुकूमत का कसूर है, वफाकी हुकूमत का, तो उससे ज्यादा सूबाई हुकूमतों का कसूर है, क्योंकि जो ज़राअत है, एग्रीकल्चर है, वो सूबों के सपोर्ट हो चुकी हुई है। और सूबों के बाद ये जो सूबे हैं, आपने देखा कल भी जो है सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जस्टिस फाइज ईसा, उन्होंने खिंचाई की कि आप बल्दियाती इलेक्शन क्यों नहीं कराते। ये बल्दियाती इलेक्शन दुनिया में जो होते हैं वो इसीलिए होते हैं कि वो मकामी तौर पे कीमतों को देखते हैं कि बढ़े या ना बढ़े। तो सूबे सिंध में तो 2007 के बाद बल्दियाती इलेक्शन नहीं हुए, ठीक है, पंजाब में भी यही हाल है। जब तक ग्राउंड में लोग नहीं बैठेंगे उस वक्त तक कीमतें जो है इसी तरीके से उतार चढ़ाव चलता रहेगा। इस्लामाबाद में क्यू ब्लॉक में बैठ के वजीर खजाना चीनी की कीमत या घी की कीमत न तयन कर सकता है ना उसको सीधा कर सकता है। ये मकामी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों का काम है, जिसमें जो हम तमाम का तमाम मीडिया जो है इल्जाम सारा एक वजीर आजम गरीब को पकड़ लेते हैं हर चीज से।
उसका भी कसूर जरूर है कि उसने नीचे जो उसके लोग हैं उनकी ड्यूटी क्यों नहीं लगाता या उन पे क्यों नहीं उनको नौकरी से निकाला जाता। लेकिन इन अनासिर का भी बहुत बड़ा कसूर है। और उसके बाद ये जो कमिश्नर होते हैं, मेयर होते हैं, इनकी भी जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल होती है। ठीक है, अच्छा अब्दुल कादिर साहब, मुझे आपकी तरफ आना है, लेकिन मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद भी दोनों मेहमान मेरे साथ मौजूद होंगे गुफ्तगू के सिलसिले को आगे, और ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। महंगाई के हवाले से अवाम कितनी परेशान है, अवाम क्या कहती है, अवाम के क्या तासुरात हैं, जानने के लिए देखिए हमारा सेगमेंट बोल अवाम बोल। मैनू दौर अच्छा लगा से परवेज़ मुशर्रफ साहब का, ਉਹਦੇ दौर ਦੇ ਵਿੱਚ महंगाई घट से रोटी इज्जत दी खा रहे सां। ਇਹ सरकार इज्जत तो ਹੁਣ ਵੱਧ के हो गया काम। ਹੁਣ मैं 17,000 कमाना, 15,000 रुपये मैं घर का किराया देना। ठीक है, मैनू अब भाई इन चोरों का तो काम यही है, 2 रुपये गिराते हैं, 10 रुपये बढ़ाते हैं। बस कोई अल्फाज ही नहीं है, मतलब कभी कभी अल्फाज निकलते ही नहीं है, इतना जुल्म हो रहा है। मैं बहुत पुराना हूँ। उस टाइम पर 3 रुपये लीटर जो है डीजल बिकता था। आज जो बिक रहा है 116, 117 रुपये। कहाँ तक बंदा क्या करेगा? अब फिर करना बढ़ा रहे हैं। नहीं जनाब, इमरान खान को अब कौन वोट देगा? क्रिकेटर है, क्रिकेटर रहेगा वो। 15 दिन बाद पेट्रोल बढ़ा, क्या आवाम के ऊपर गुजर रही है पूरी दुनिया जानती है, आवाम पूरा पाकिस्तान जानता है। मैं अपनी राय क्या दूंगा? मैं गालियाँ दे सकता हूँ और कुछ नहीं दे सकता। हमारे लिए यही रोजी रोटी का जरिया। पेट्रोल महंगा कर देंगे, सवारी किराया देती नहीं है, कारोबार है नहीं, लॉकडाउन हर वक्त इन्होंने लगाया हुआ है, महंगाई इतनी कर दी है कि हद से ज़्यादा आप एक वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गया मेरे भाई। और क्या बता सकते हैं? हुकूमत का यही काम है, अगर गरीबों के लिए कुछ कर सकती है तो करे, नहीं तो उनको अल्लाह ही पूछेगा। गरीब आवाज मर रही है, सब कुछ देखो तो सही, कितने बेरोजगार घूम रहे हैं, आटा चीनी दालें राशन कहाँ पहुँचा हो। भाई गरीब आवाम क्या कह सकती है? गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कितनी करेगी गरीब आवाम, आप खुद बताएं। रिक्वेस्ट कर के अब अगली बार अगर खान साहब खड़े भी हुए तो हाथ जोड़ के भाई वोट नहीं देंगे, फाड़ के फेंक देंगे। मैं इनसे ये अर्ज करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, हाथ जोड़कर खुदा के लिए, हाथ जोड़कर खुदा के लिए गरीबों पर रहम करो यार, ऐसा नहीं करो यार। जी बोल अवाम बोल, आपने देखा ये अवाम की आवाज़ है जो आपने सुनी। दोनों मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, मुजम्मिल असलम साहब और अब्दुल कादिर मेमन साहब। मेमन साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। अवाम तो बहुत ज़्यादा परेशान है इस महंगाई को लेकर और हुकूमत को शायद कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अब हुकूमत ने ये जो पेट्रोल लेवी में इजाफा किया था, अब इसका असर यकीनी तौर पर अवाम तक पहुँचना शुरू हो गया है। क्या हुकूमत ऐसे टैक्सेस नहीं लगा सकती जिससे गरीब नहीं सिर्फ अमीर पर बोझ पड़े? ऐसा हो सकता है, मुमकिन हो सकता है ये? देखिए, एक्चुअली गरीब पे इसका इफेक्ट ना आए, उसको हम कहते हैं कि आप जो है वो सब्सिडी जो है स्पेसिफिक सब्सिडी अगर आप कोई देते हैं। रेट ऑफ टैक्स तो सभी के लिए एक होता है जो कि अक्रॉस द वर्ल्ड इसी तरह होता है, लेकिन सब्सिडी दी जाती है। और सब्सिडी जो है वो उसमें जब हम पेट्रोल की मिसाल लेते हैं तो मेरा ख्याल है कि इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि पेट्रोल के अंदर कोई इस तरह की कोई सब्सिडी दी जाए। बट बाकी दूसरी चीज़ों में सब्सिडी दी गई है। आपने देखा होगा कि कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई जो है या दूसरी इलेक्ट्रिक सप्लाई है, उनके सर्टेन यूनिट्स के नीचे उनके रेट्स जो हैं वो कम है। जहाँ तक महंगाई का सवाल है, देखें ये तो एक बहुत ही खुली किताब की तरह से है कि इस वक्त इस पैसों में जो एक आम आदमी अपनी तनख्वाह से बिल्कुल गुजारा नहीं कर सकता और अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसका रेशो भी जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए कि ये जो एसेंशियल आइटम्स हैं, एसेंशियल आइटम से मुराद दाल, चावल, चीनी, और जैसे मुजम्मिल साहब अभी फरमा रहे थे कि उसमें घी, तेल, ये चीजें जो है ना उसको बहुत ही रिड्यूस रेट पे अवेलेबल हो, क्योंकि अक्रॉस द वर्ल्ड अगर आप जाएं दुनिया में देखें तो ये जो ग्रोसरी की आइटम्स होती है ना वो अमीर और गरीब सबके लिए एक ही तरह की होती हैं। मतलब उसमें ये तो होता है कि जी गरीब आदमी जो है उन पैसों में जो उसको मिल रहा है उसमें वो सरवाइव कर जाता है। तो वो स्पेसिफिक अगर कोई सब्सिडी दी जाए जिसको हम कहते हैं कि उस सब्सिडी से हो सकता है गरीब लोगों को बिल्कुल फायदा होना चाहिए।
दूसरा जो है वो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल राइट टाइम है कि लोगों की तनख्वाह को रिविजिट करना चाहिए। हम महंगाई के जो इस वक्त जो बिल्कुल तूफान है एक महंगाई का, एक आम आदमी के लिए तो बिल्कुल मुश्किल है। जहां तक आपने पेट्रोलियम लेवी की बात की, देखिए पेट्रोलियम लेवी का अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं ये बता दूं कि पेट्रोलियम लेवी जी प्लीज जो है ये एक तरह का टैक्स ही है। इसमें होता ही है कि अगर फर्ज करें PSO अगर इंपोर्ट करती है 110 रुपए पे, तो ये रिफाइनरीज का भी जो बेसिक जो रेट होता है उस पर रिफाइनरी भी उतना ही टैक्स लोड करती है, यानी 17% वो बेसिक रिफाइनरी की FOB पे करेंगी और फिर जो रिमेनिंग बचेगा वो पेट्रोलियम लेवी में जाएगा। तो इट इज अक्रॉस द बोर्ड सेम होता है वो। ठीक है जी, अच्छा ठीक है, मैं आपकी तरफ आना चाहती हूँ मुजम्मिल साहब। आपने कल ये जो करप्शन इंडेक्स है ये रिपोर्ट देखी होगी। अब आप स्टॉक एक्सचेंज में भी बैठे हैं, बिजनेसमैन भी हैं, इकोनॉमी के हवाले से बहुत अच्छी आपके पास नॉलेज है। आपको तहरीक इंसाफ के आने के बाद क्या करप्शन में कमी या फिर ये जो सरकारी अफसर हैं इनमें करप्शन से बाज आने का जज्बा कहीं महसूस हुआ? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि जो करप्शन जो है ना पाकिस्तान में, ये जो है कभी भी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि ये पूरा का पूरा कमीशन खोरी जो है हमारे खून में शामिल हो चुका है। मैं आपको बताता हूँ कि कल मैं एक जगह किसी के जनाजे में बैठा हुआ था, तो वो बहुत बड़े कराची के बिल्डर थे, तो उसमें जो है वो तमाम बिल्डर हजरात बैठे हुए थे और वहाँ पे जो है ये जो कराची की जो बिल्डिंग अथॉरिटी है उनके लोग भी बैठे हुए थे। तो वो कराची बिल्डिंग अथॉरिटी के लोग जो है बिल्डर को कह रहे थे कि अब आप जो है नक्शे आप जमा कराएं, आप पास हो जाएंगे, आपके जल्दी हो जाएंगे, अब सिस्टम चेंज हो रहा है, कुछ तब्दीली आई है, कुछ लोगों को हमने नए लोग आते हैं वहाँ पे जो काम बहुत एफिशिएंटली कर रहे हैं। तो उसमें ये बोला कि वो जो लेन देन का मामला है वो उसने कहा आप 100 में 30% रह गए। तो कहने का मतलब ये है कि हर जगह हमारी रिश्वत है, बगैर रिश्वत के कोई काम नहीं हो सकता। अगर किसी अब सरकारी दफ्तर में भी होते हैं तो बात पीएम से पहले मांगता है। तो ये जो है, अब ये मसला ये है कि ये हुकूमत हमारी इतनी बड़ी हो गई है, इतने सरकारी मुलाजिम हो चुके हैं, एक वजीर आजम या उसका काम नहीं है। अब आप ये देखिए कि सूबाई हुकूमतों में एंटी करप्शन एक डिपार्टमेंट है, जैसे आपने नाम सुना होगा। अब एंटी करप्शन को अगर वजीर आला ही हेड कर रहा है तो वो कैसे अपने लोगों को पकड़ाएगा? तो ये जो है हर जगह जैसे कहते हैं कि यूनिवर्सल फैक्ट और PTI की हुकूमत भी फेल हो चुकी है कि इस करप्शन को। अब ये कल मुझे अफसोस भी हो रहा था कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो है वो दिखा रही थी कि हमारे 124 पॉइंट से 128 हो गए। भाई 124 पॉइंट में आप पकड़ कर रहे हैं, आपको भी जो है थोड़ी सी होश के नाखून लेने चाहिए। और ये लोग भी जो दूसरों पर इल्जाम लगाते तो इन्होंने क्या किया? बेसिकली हमारे रूट और हमारी हायरिंग, जब हर जगह आप पैसे लगाते, मैं तो ये कहता हूँ, यहाँ तक कहता हूँ, अगर आप इलेक्शन में करोड़ों रुपए लगा के इलेक्शन जीत कर आ रहे हैं तो वो आप करोड़ों रुपए क्यों लगा रहे हैं? अवाम की खिदमत के लिए तो लगा नहीं रहे, अपनी खिदमत के लिए लगा रहे हैं। तो पहला फंडामेंटली फ्लॉ ही वहां से आ जाता है। दूसरी जो आपकी ऑपोजिशन है कहती है नहीं, इसको आप सीक्रेट बैलेंस करें। ये क्या है? ये वोट की खरीद फरोख्त होगी, ये भी करप्शन है। तो पाकिस्तान में माजरत के साथ करप्शन नहीं खत्म हो सकती। अगर करप्शन खत्म होगी तो लोगों के रोजगार मिल जाएंगे। तो ये हमारे निजाम में गलती है। और ये करप्शन, वी डोंट पे प्रॉपर मनी। जैसे भी हम ये जो महंगाई की बात कर रहे हैं, अगर महंगाई है और उसकी तनख्वाह से उसकी महंगाई की वजह से उसकी तनख्वाह से उसको गुजारा नहीं होता तो उसके पास कोई वेयर हाउस नहीं, वो फिर करप्शन करेगा। और जब वो शुरू में एक दफा करप्शन या एक दफा किसी को आदत लग जाए तो फिर वो बड़े काम करना शुरू कर देता है। तो हमें प्राइसिंग सही करनी है और तनख्वाहें सही करनी। और कारोबारी जो है सबसे बड़े करप्ट तो कारोबारी भी हमारे, अगर हमारे कारोबारी करप्ट हो तो सरकारी मुलाजिम करप्शन नहीं कर सकता। तो ये इस तमाम में जो है ना तमाम के तमाम लोग जो है ना शरीक है और वो जो है नहा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अब्दुल कादिर साहब, मैं आपका लास्ट कमेंट चाहूंगी, आप कुछ कहना चाहेंगे, फिर मुझे आप लोगों का शुक्रिया अदा करना। मैं गुजारिश ये कर रहा था कि देखें, दुनिया में टैक्सेशन जो है ना वो डेटरेंस से उसको हासिल किया जाता है। तो हमारे यहाँ डेटरेंस को करने के लिए हमें ज़रूरी है कि हमारे पास जो अवेलेबल डेटा जो है
उसको प्रॉपरली यूटिलाइज किया जाए और उसकी यूटिलाइजेशन में अक्रॉस द बोर्ड किया जाए। अक्रॉस द बोर्ड से मुराद ये कि चाहे कोई शख्स किसी मजहब का हो, किसी ताल्लुक का हो, किसी पावर का हो, किसी का भी हो, वो अपना ड्यू टैक्स जो है आके दे दे। गवर्नमेंट को इससे कंसर्न नहीं होना चाहिए कि वो 1 रुपया कमा रहा है या 100 रुपया कमा रहा है। उसका जो ड्यू टैक्स है वो जमा करवाए। जो ड्यू टैक्स नहीं जमा करवाता वो फिर चाहे उसका किसी भी क्लाउड से उसका ताल्लुक हो, उस पर टैक्स लेना चाहिए। प्रोविंसेस की बहुत ही ज्यादा जरूरत है कि प्रोविंसेस को अपनी टैक्स की जो मशीनरी है उसको इम्प्रूव करने की बहुत शदीद जरूरत है। हालांकि प्रोविंसेस में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का आपके वक्त के लिए। और अहम तरीन मामला जिस पर हम अपनी आवाज़ रोज़ाना की बुनियाद पर उठाते हैं, चेयरमैन पैमरा सलीम बेग, जिसको तैनात करने के लिए 2018 में हर किस्म के हथकंडे इख्तियार किए गए। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अफसार आलम की बतौर चेयरमैन पैमरा तैनाती को गैर कानूनी करार दिया था, क्योंकि उनके लिए इश्तिहार में तब्दीली करके उन्हें इस ओहदे पर लगाया गया। अब इस बार भी वही हुआ, अदालती अहकामात को नज़रअंदाज किया गया। सलीम बेग को तैनात करने के लिए एक के बाद दूसरे इश्तिहार में रद्दोबदल किया गया। 20 साल तजर्बे की शर्त को दूसरे इश्तिहार से ख़त्म ही कर दिया गया। फिर भी वो अहल नहीं थे, क्योंकि वो सरकारी मुलाजिम थे और बगैर अपनी मिनिस्ट्री की इजाज़त से इस ओहदे के लिए अप्लाई किया था, जो कि गवर्नमेंट सर्विसेज रूल्स की खिलाफ वर्जी है। ना तजर्बा, ना अहलियत, अदालती हुक्म को नज़रअंदाज करना और इसके ऊपर सीना जोरी भी। जब से बोल ने उनके बारे में ये खबर हाईलाइट की और उनका भांडा फोड़ा, किसी ना किसी तरह ज़बरदस्ती कभी बोल को नोटिस जारी करते हैं, कभी लाइसेंस मुअत्तल कर देते हैं, लेकिन अदालत इस नाइंसाफ़ी और उनकी कोशिशों को नाकाम बना देती है। अब नाज़रीन, हाल ही में हमने देखा कि नईम बुखारी साहब की बतौर चेयरमैन PTV तैनाती हुई, लेकिन अदालत ने उनकी उम्र ज़्यादा होने की बुनियाद पर काबीना को उन्हें हटाने का हुक्म दिया। ये केस भी लाहौर हाई कोर्ट में चल रहा है और कार्रवाई भी जारी है। हमारी अदलिया से, चीफ जस्टिस से गुजारिश है कि इस मामले में भी इंसाफ करें और इस अहम ओहदे पर किसी अहल शख्स को मेरिट की बुनियाद पर तैनात किया जाए। इसी के साथ डॉक्टर फिज़ा अकबर खान को दीजिए मुलाकात होगी इंशाल्लाह पीर के रोज़, सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।